हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के विषय में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर में दो मेन पार्ट आपको दिखाई देते हैं, जिसमें पहला भाग होता है सेपल और दूसरा भाग होता है पेटल। इसे हम जो ये सेपल वाला हिस्सा है इसे हम लोग वाह्यदल और ये जो पेटल होता है इसे हम लोग दल कहते हैं। तो सेपल और पेटल फ्लावर में कौन से हिस्से होते हैं? यहाँ पे जो नीचे का हिस्सा होता है ये थोड़ा हरे कलर का होता है, यहाँ पर इसे हम लोग सेपल कहते हैं। और ये वाला जो पंखुड़ी वाला हिस्सा दिख रहा है इसे हम लोग पेटल कहते हैं। तो जो सेपल होता है अगर ये एक से ज़्यादा होता है तब ऐसी स्थिति में इसे कैलिक्स कहते हैं। और ये जो पेटल होता है अगर ये एक से ज़्यादा होगा, मतलब सब को साथ में अगर कॉमन रूप से अगर बोले तब इसे करोला कहा जाता है। अब ये सेपल को हिंदी में कहते हैं वाह्यदल और ये जो पेटल होता है इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे दल पुंज। तो वाह्यदल पुंज ये वाला हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा हुआ वाह्यदल पुंज, और ये वाला जो रीजन है इसे हम लोग कहते हैं दल पुंज। ये फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक, ये मिसप्रिंट है। तो अब हम देखेंगे इसमें दूसरे हिस्से कौन से होते हैं। तो इसमें ये जो हिस्सा हुआ वाह्यदल पुंज या दल पुंज की जो मैंने बात की, ये इसके एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, अर्थात ये जनन में केवल सहायता करते हैं। मेन इम्पॉर्टेंट ये सेक्स ऑर्गन नहीं है। इसका जो इम्पॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन है इसमें ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। और इसमें जो एक सिंगल पार्ट दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं स्टेमन। तो स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो स्टेमन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये खास रूप से क्या करता है, इसके अंदर मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। जबकि ये जो बीज का हिस्सा आपको दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर बनता है फीमेल गैमिट। तो मेल ये जो स्टेमन हुआ मेल गैमिट का फॉर्मेशन करेगा और ये जो कॉर्पेल हुआ गाइनोसियम हुआ ये फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन करेगा। और यही दोनों जो सेक्स आर्गन होते हैं ये इसके नेसेसरी सेक्स आर्गन होते हैं। तो इस तरह से फ्लावर में हम एक हिस्सा देखेंगे स्टेमन का और दूसरा हिस्सा देखेंगे इस तरह से ये किसका होगा, गाइनोसियम का। तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये वाला जो हिस्सा हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब हम दूसरे भाग में बात करेंगे कि जो पेटल्स होता है इसका मेन रोल क्या होगा। तो पेटल्स जो पंखुड़ियाँ होती हैं ये खास रूप से क्या करती हैं कि जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है एनिमल्स के द्वारा उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कलर्ड होते हैं। तो कलर्ड होने के कारण एक तरह से जो इंसेक्ट होते हैं या एनिमल्स होते हैं ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेमन्स की। तो स्टेमन्स में तीन भाग होते हैं। इसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम एंथर और ये वाला हिस्सा जो होता है इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख भी रहा है। अभी हम देखते हैं कि जो एंथर होता है वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो फिलामेंट होता है वो केवल सपोर्ट करता है एंथर को। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें खास रूप से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पेल। तो कॉर्पेल जो होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं गाइनोसियम। ग्रुप होगा तो गाइनोसियम अंग्रेजी में बोलेंगे और हिंदी में इसे हम लोग कहेंगे जायांग, उसे कहेंगे पुमंग और इसे कहेंगे जायांग। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या हो गया, जायांग। और ये जो बगल के हिस्से हैं ये वाले जो हिस्से हैं इसे हम लोग कहेंगे पुमंग। तो पुमंग या फिर इसे हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं। तो स्टेमन को पुंकेसर और उसका जो समूह होगा उसे पुमंग एंड्रोसियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे जायांग, और हिंदी में उसे सिंगल होगा कॉर्पल तो उसे कहेंगे स्त्रीकेसर।
तो स्त्री केसर पुंकेसर यही क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो स्टिग्मा, यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये 3 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहला भाग ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टिकी नेचर का होता है। फ्लावर को पे जो मतलब मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। एक तरह से उसको, ये थोड़ा स्टिकी नेचर के होते हैं तो उसको चिपका लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया ईजिली हो जाती है। और उसमें जो स्पोरोपोलिनिन लिक्विड होता है उसकी वजह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो स्टिग्मा के थ्रू वो होता हुआ, स्टाइल से होता हुआ ओवरी तक, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो मेल गैमिट होता है वो ओवरी तक पहुंच जाता है। अभी हम देखेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो खास रूप से विंड के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा होती है। तो विंड जो होते हैं, जो हवाएं होती हैं, उसमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिस टाइम पे तेज हवाएं चलती हैं या फिर किसी कारण बस अगर पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ रहे होते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स अगर किसी स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं सेम फ्लावर के, या फिर उसी प्रजाति के कोई डिफरेंट फ्लावर होते हैं उस पे पहुंच जाते हैं, तो पॉलिनेशन की क्रिया इजीली हो जाती है। इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में भी ये पॉलिनेशन की क्रिया इसी तरह से होती है। अभी देखते हैं, अगर ज़्यादातर जो स्थिति होती है जो पॉलिनेशन की, वो इंसेक्ट के थ्रू होती है, लेकिन कुछ केसों में देखा गया है कि पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है वो विंड के द्वारा भी होती है। विंड पॉलिनेशन थोड़ा कम मात्रा में होता है, ज़्यादातर एनिमल पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है। अभी हम देखेंगे कि जो एनिमल पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो बड़े जो फ्लावर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपेयर टू थोड़ा जो छोटे किस्म के पौधे होते हैं उनकी अपेक्षा। अब ये जो इंसेक्ट होते हैं ये पॉलिनेशन का काम करते हैं, तो इन्हें हम लोग पॉलिनेटर्स कहते हैं। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेशन का काम करेंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, पॉलिनेटर। यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमल्स जो, जब वो एक तरह से जो रस होते हैं फूलों के इसको चूसते रहते हैं, तो उसी टाइम पे वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को अपने बॉडी पार्ट्स पे कहीं पे भी अटैच कर लेते हैं, या फिर पॉलन ग्रेन्स अपने आप उनके बॉडी पार्ट से लग जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो माइग्रेट कर जाता है। रिप्रोडक्शन की जो क्रिया फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है उसमें नॉर्मली होता क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उससे जो मेल गैमीट होता है ओवरी के अंदर आता है। तो ओव्यूल के अंदर 3 तरह की सेल्स होती हैं, जिसमें एंटीपोडल सेल होती हैं 3, मैंने के पिछले क्लास में डिस्कस किया था। पोलर न्यूक्लियाई होता है, एग सेल होती है, सिनर्जिड होती है। तो जो एग सेल होती है उससे एक सिंगल मेल गैमीट फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कर लेता है, और जो दूसरी मेल गैमीट सेल होती है वो पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज कर जाती है। तो जो एग सेल के साथ फ्यूज करती है तो वहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता है, और जो पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करती है तो वहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो बेसिकली एंथर में जो पॉलिनेशन के द्वारा जो पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमिट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो खास रूप से मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा होती है। तो मियोसिस की जो प्रोसेस होती है उसके बाद उसमें माइटोसिस डिवीजन की क्रिया भी होती है, फिर उसमें 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख पा रहे हैं फिगर के अंदर कि इसमें 2 मेल गैमिट दिख रहे हैं आपको, एक ये मेल गैमिट दिख रहे हैं। तो एक इसमें से सिंगल मेल गैमिट क्या करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, और दूसरा किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लिया के साथ। इस तरह से वो सीड और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अभी हम बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, उसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ओव्यूल के अंदर, जो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें खास रूप से जो ओवरी होती है, ओवरी में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो वो भी 4 तरह के स्पोर बनते हैं। तो स्पोर भी मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। अब जब ये स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो इसमें एक सिंगल स्पोर ही जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करता है।
बाकी के जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। और यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें टोटल 7 कोशिकाएं 7 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल्स, एक्स सेल, पोलर न्यूक्लियाई, टोटल अगर आप काउंट करेंगे ओव्यूल के अंदर तो टोटल 7 सेल्स होती हैं, और अगर न्यूक्लियस को काउंट करेंगे तो टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरह से ये 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज होती है फिर ओवरी की जो ओव्यूल होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, अगर आप स्थिति देखेंगे। अब यहाँ पे जो एग सेल होती है यही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीड के फॉर्मेशन में। अभी हम बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है उसमें पॉलिनेशन जो होता है, ख़ास रूप से ग्रेन्स के अंदर लैंड या स्टिग्मा पे जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो इस तरह से आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यहाँ पे नॉर्मली एक इंसेक्ट आपको दिख रहा है जो इसकी स्टिग्मा पे आकर बैठ जाता है, और यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स इसके पैरों में लगे होते हैं वो इस पे आके चिपक जाते हैं, फिर ये इसके थ्रू होते हुए ओवरी में जाते हैं और यहीं पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। अभी हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और टोटल 7 कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो जो ओवरी का आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो ओवरी में इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, फिगर में भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फिगर के अंदर, इसमें टोटल्स आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल हैं बगल में, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल हैं, और बीच के ये 2 पोलर न्यूक्लियाई सेल हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल आप काउंट करेंगे तो मतलब टोटल 7 कोशिकाएं हो रही हैं। और अगर आप न्यूक्लियस को अगर काउंट करें तो यहाँ पे एक सेल वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 3 टोटल न्यूक्लियस इसमें है, इनके अंदर, और 2 न्यूक्लियस यहाँ पर हैं, 3 न्यूक्लियस यहाँ पे, तो टोटल 8 न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो होता क्या है कि जब स्टिग्मा के ऊपर, तो ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर कॉर्पिल का होता है, तो यहाँ पे जब कोई पोलन ग्रेन ऐसे पहुँचता है तो नॉर्मली ये क्या करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो पोलन ट्यूब का जब ये फॉर्मेशन करता है तो जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह फिगर की तरह होता है। तो इसमें नॉर्मली पोलन ट्यूब क्या करती है, यहाँ पे माइक्रोफाइल के थ्रू इसके अंदर इंटर करती है। जब माइक्रोफाइल के थ्रू ये इंटर करती है तो इसमें 2 मेल गैमीट होते हैं जो कि माइटोसिस डिवीजन के थ्रू इसके अंदर बन जाते हैं। तो पहले तो सिंगल एक मेल गैमीट होता है, फिर उसमें माइटोसिस हो जाती है तो 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। तो एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और दूसरा जो है वो जर्म न्यूक्लियस का काम करता है। तो नॉर्मली इसमें एक मेल गैमीट क्या करेगा, एक सेल के साथ फ्यूज करके सीड बना लेता है, और दूसरा जो मेल गैमीट होता है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इससे फ्यूज कर जाता है, तो ये एंडोस्पर्म बना लेता है। तो जो न्यूक्लियस एग सेल के साथ फ्यूज करता है वो सीड का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज करता है, यहाँ पे फ्यूज करता है, वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं और यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति डिप्लॉयड होगी और यहाँ की स्थिति क्या होगी, ट्रिप्लॉयड होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीड कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि डिप्लॉयड होता है, और जबकि एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, अर्थात उसकी कंडीशन 3n की होती है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें हमेशा आप देखेंगे कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अभी हम बात करेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की जो स्थिति होती है, तो मैंने जैसा कि अभी डिस्कस किया कि सीड का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद उसमें जो एंडोस्पर्म बनेगा उसमें नॉर्मली क्या होगा कि स्पर्म जब फर्टिलाइज कर लेगा एग सेल को, तो ऐसी स्थिति में सीड का फॉर्मेशन होने शुरू हो जाएगा। पोलर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो एंडोस्पर्म होता है
वो क्या करता है, यहाँ पे जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है इसे एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर आपको टोमेटो का दिखाया गया है। इसमें टोटल यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है और ये सीड डेवलप इसके अंदर हो रहा है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर सभी के अंदर ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट होती रहती हैं। यहाँ पे आप पॉलिनेशन की प्रोसेस देख सकते हैं कि एनिमल्स क्या करते हैं, कैसे जो सीड होते हैं या फिर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू कैसे स्प्रेड करती हैं। तो इस फिगर में आप देखेंगे कि सीड का जो डिस्पर्सल होता है वो कैसे पैरासूट लाइक कुछ सीड्स होते हैं, जैसा कि आप देखते हैं के ज़रिए वो छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद कलर के बिल्कुल जैसे काटन होता है उस तरह से वो एयर में मूव करते रहते हैं फ्रीली, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो ये भी एक तरह से विंड पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है तो उसमें जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है जब फेवरेबल रहती है तो ऐसी स्थिति में सीड डोरमेंसी वाली कंडीशन आपको देखने के मिलती है। जब सीड डोरमेंसी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में सीड पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन के अंदर फिर वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टोटली हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में जब फिर से उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सीड के अंदर जर्मिनेशन आखिर होता ही क्यों है। तो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो सीड होता है वो एक तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है एक पूरे पूरे प्लांट का। मतलब एक पौधे के सारे गुण उस छोटे से सीड के अंदर छोटे से बीज के अंदर निहित होते हैं, जो पौधे के अंदर सारे गुण पाए जाते हैं। और सीड जर्मिनेट क्यों करता है, क्योंकि बीज के अंदर क्या होते हैं कि जो एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वो सभी अघुलित अवस्था में पाई जाती हैं और वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन में आता है, थोड़ी सी नमी को एब्ज़ॉर्ब करता है, तो नमी को एब्ज़ॉर्ब करने की वजह से उसके जो एंजाइम होते हैं, प्रोटीन्स या विटामिन्स होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में वो प्लूम्यूल और रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। तो जो रेडिकल होती है वो रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, जड़ तंत्र का निर्माण करती है और जो प्लूम्यूल होता है वो शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, प्रारोह तंत्र या फिर तने का निर्माण करने लगता है। तो इस तरह से एक सीड क्या करता है, पूरी तरह से डेवलप होके एक प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं सीड का जर्मिनेशन, सीड कोट ब्रेक करती है, फिर उसके बाद उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के कारण होती है और ख़ास रूप से जब सीडलिंग की क्रिया हो जाती है तब ये स्टार्ट होना शुरू होती है। किस तरह से फिगर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जर्मिनेशन होता है। इस फिगर में आपको पूरा क्लियरली जर्मिनेशन की प्रोसेस, सीडलिंग की प्रोसेस देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले फिगर में नॉर्मली एक सीड को सॉइल के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, रख देते हैं, बो देते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसकी सीड कोट ब्रेक करती है, फिर वो जर्मिनेट करना शुरू करता है और लास्ट में वो पूरी तरह से एक प्लांट के रूप में डेवलप हो जा रहा है। अभी हम बात करेंगे कि प्लांट्स में जो सीड का जर्मिनेशन होता है या फिर उसमें जो भी विटॉल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए हार्मोन्स भी कुछ मात्रा में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, एक तरह के ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं उसकी जो विटॉल एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। अभी यहाँ पे जो विटॉल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ख़ास रूप से हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और प्लांट में 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं जिसमें आपने पढ़ रखा है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन के विषय में। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन जो होते हैं ये 3 तरह के हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। ये ग्रोथ जो प्लांट में होती है उसको रेगुलेट करते हैं।
मतलब पौधे के अंदर जो वृद्धि होती है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। जबकि जो एब्सिसिक एसिड होती है और एथिलीन होती है, वो ग्रोथ रेगुलेटर और इनहिबिटर दोनों की तरह काम करते हैं। और एक हार्मोन से जो एथिलीन होता है, वो मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो हमेशा गैसियस स्टेज में पाया जाता है। तो जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन खास रूप से प्लांट के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसके लिए जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी कड़ी में अगर आप देखें एथिलीन की, तो एथिलीन की मैंने आप बात की कि एथिलीन गैसियस स्टेज में पाया जाने वाला हार्मोन है और ये क्या करता है? फल को पकाने का काम करता है। इसी कड़ी में अगर आप देखिए साइटोकाइनिन की बात करें, तो साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल की ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है, रूट, शूट, सीड का जो फॉर्मेशन होता है, ब्रांचेज का जो फॉर्मेशन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप बात करें ऑक्सीन की, तो ऑक्सीन जो प्लांट में जो एक्सियल पोजीशन होती है, जो एपेक्स वाली कंडीशन होती है, मतलब जो शीर्षस्थ वृद्धि होती है, पौधे की जो लंबाई में वृद्धि होती है, वो इसी तरह के हार्मोन से होती है। और इसमें दो तरह की जो प्लांट में ग्रोथ होती है, ट्रॉपिज्म उसको बोलते हैं। तो ट्रॉपिज्म भी दो तरह का उसमें देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप फिगर में देख पा रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से ग्रोथ होती है, वो कैसे जियोट्रॉपिकली मूवमेंट कर रहा है, कैसे फोटोट्रॉपिकली मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हम बात करें फोटोट्रॉपिज्म की, तो ये फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि जब प्लांट लाइट की तरफ ग्रो करता है, तो ऐसी स्थिति को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। मतलब फोटोट्रॉपिज्म दो तरह का होगा। इसमें जो सूट सिस्टम होगा वो जियोट्रॉपिकली मूवमेंट नहीं करेगा, वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट करेगा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करेगा। तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब वो सूर्य की दिशा में ऊपर की तरफ तना वृद्धि करता है, जबकि जड़ें क्या करती हैं? सूर्य की प्रकाश की दिशा के विपरीत जमीन में अंधकार की तरफ वृद्धि करती हैं। तो जो रूट का कैरेक्टर होता है, रूट्स क्या होती हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं बट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होंगी। इसी तरह से जो सूट होगा, तना होगा, वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा और निगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा। तो जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक वाली जो कंडीशन होती है वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से क्रिएट होती है। यहाँ पे हम देखेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। तो जो थिग्मोट्रॉपिज्म होती है, ऐसी स्थिति कुछ प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर उन प्लांट्स को हम टच कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनमें सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। जैसे आप कुछ प्लांट्स देखते हैं जो किसी, अगर उन्हें आप सहारा दे देते हैं, तो एक तरह से वो क्या करते हैं, उसके माध्यम से उसको पूरी तरह से चारों तरफ से लपेट लेते हैं और उस पे ऊपर की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेवियोट्रॉपिज्म की। तो ये ग्रेवियोट्रॉपिज्म क्या होता है? ये एक तरह से पॉजिटिव और निगेटिव जो ग्रोथ मैंने आपको बताया रूट्स और शूट सिस्टम की, उसी को दर्शा रहा है। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? फोटो फोटो का मतलब क्या हुआ? लाइट, पीरियड का मतलब समय से। तो किसी भी प्लांट के लिए, उसके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, सीड के फॉर्मेशन के लिए, या टोटल उसकी जो एक्टिविटी होती है, विटॉल एक्टिविटी, उसके लिए कितने ड्यूरेशन लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी स्थिति को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट विच आर फॉल ऑन द प्लांट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर विटॉल एक्टिविटी इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।